हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे गाजा में एक तरफ इजराइल के साथ युद्ध चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमले के बीच फलस्तीनी राष्ट्रपति से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या क्या बातें हुई दोस्तों अमेरिका में, यहाँ तक कि नेपाल के प्रधानमंत्री से भी हुई मुलाकात। तो वहीं क्वाड समिट से बौखला उठा चाइना, देने लगा बड़ा आरोप। तो वहीं वक्फ बिल के पीछे पड़ गई मुस्लिम संस्थाएं, झूठ पर झूठ फैलते देख हैरत में पड़ गए केंद्रीय मंत्री, दे दिया बड़ा जवाब। दोस्तों वहीं जियो के इस प्लान से मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर को हिलाकर रख दिया। दोस्तों 895 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी। बताएंगे किसके लिए ये सबसे बड़ा प्लानिंग है जियो में। तो वहीं एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप विस्तार से हमारे साथ बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत में निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के पीएम और फलस्तीनी राष्ट्रपति सहित कई विश्व के नेताओं से की मुलाकात। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेपाली समकक्ष केपी शर्मा ओली और फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास सहित विश्व के कई बड़े नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की, जिनमें द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। मोदी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा के तहत न्यूयॉर्क में है। उन्होंने रविवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए सत्र के इतर अब्बास से मुलाकात की। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ बैठक बहुत अच्छी रही। भारत और नेपाल की मित्रता बहुत मजबूत है और हम अपने संबंधों को और गति देना चाहते हैं। हमारी बातचीत ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही। तो वहीं फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात हुई। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गाजा में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। तो वहीं आपको बता दें, मानवता की सफलता युद्ध भूमि में नहीं, सामूहिक शक्ति में निहित है। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन समिट फॉर फ्यूचर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा बोले तो यूएनजीए के समिट ऑफ द फ्यूचर में कहा कि भारत शांति के लिए ग्लोबल रिफॉर्म का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर मानवता का कल्याण सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि शांति के लिए विकास में सुधार जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए मानव केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को पूरी दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार है। मोदी ने कहा कि जून में अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनाव में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और मैं यहाँ मानवता के छठे हिस्से की आवाज आप तक पहुँचाने आया हूँ। जब हम ग्लोबल फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं तो मानव केंद्रित दृष्टिकोण सर्वप्रथम होनी चाहिए। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, क्वाड समिट से बौखला उठा चाइना, कहा हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। दोस्तों क्वाड समिट को लेकर चीन अमेरिका पर आग बबूला हो गया है। बीजिंग ने आरोप लगाया है कि अमेरिका क्वाड देशों को एक टूल के तौर पर, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लीन जियान ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान क्वाड समिट को लेकर अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए। चीन का मानना है कि अमेरिका अपने वर्चस्व को बनाए रखने और चीन को नियंत्रित करने के लिए क्वाड को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चीन का कहना है कि इस तरह का विशेष समूह एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति, विकास, सहयोग और समृद्धि के खिलाफ है। दोस्तों दरअसल शनिवार को अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड समिट हुआ, जिसमें क्वाड ग्रुप के सदस्य देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की स्थिति को लेकर चिंता जताई गई है। साथ ही संयुक्त बयान में भी चीन का नाम लिए बगैर कड़ा संदेश दिया गया। आपको बता दें दोस्तों, लगातार भारत के बढ़ते प्रभाव से चीन परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि चीन के इन दोनों यानी कि भारत, जापान के साथ जमीनी और समुद्री सीमा को लेकर विवाद है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के जरिए भारत को चारों ओर से घेरने में लगा हुआ है। यही वजह है कि बीते कुछ सालों में चीन ने भारत के पड़ोसी देशों में अपना दखल बढ़ाया है और उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। उधर क्वाड समिट में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की गई, जिससे चीन और भी ज्यादा आग बबूला हो गया। दोस्तों वही बता दें, वक्फ बिल के पीछे पड़ गई है मुस्लिम संस्थाएं, झूठ पर झूठ फैलते देख हैरत में पड़े केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर चल रहे झूठ पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने चिंता जताई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कई मुस्लिम संस्थाएं वक्फ बिल के पीछे पड़ गई हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं कि सरकार वक्फ यानी संशोधन विधेयक के जरिए मुसलमानों की जमीन छीन लेगी। उन्होंने इस नैरेटिव को खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुदाय के कई लोगों ने विधेयक का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री के बयान से लग रहा है कि वक्फ को लेकर जिस तरह की बातें फैलाई जा रही है उससे वो हैरान है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के बारे में कुछ भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं कि मुसलमानों की संपत्ति सरकार ले लेगी। कोई भी हिंदू, बौद्ध, ईसाई या सिख किसी की जमीन नहीं छीनने जा रहा। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना है। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए
रिजिजू ने कहा कि कई मुस्लिम संगठनों ने विधेयक का समर्थन किया है क्योंकि उनका मानना है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग समुदाय से संबंधित कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों वक्फ बिल को लेकर कुछ मुस्लिम संस्थाओं द्वारा जो गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, भ्रम पैदा किया जा रहा है, इस पर आपकी राय तो बनती है। वहीं आपको बता दें बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ अब तक 194 मामले हुए दर्ज, क्या बदला ले रहे हैं मोहम्मद यूनुस। दोस्तों बांग्लादेश की अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना और 69 अन्य 5 पर अगस्त को ढाका के कफरूल इलाके में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन के दौरान एक कपड़ा श्रमिक की मौत के सिलसिले में सोमवार को मामला दर्ज किया गया। अखबार द डेली स्टार की खबर के मुताबिक 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर भागने वाली हसीना अब देश में कुल 194 मामलों का सामना कर रही है, जिनमें 173 मामले हत्या, 11 मानवता के खिलाफ अपराध एवं नरसंहार, 6 हत्या के प्रयास, 3 अपहरण और 1 बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के जुलूस पर हमले से संबंधित है। खबर के अनुसार मृतक की पत्नी ने ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एमडी सैफुल इस्लाम की अदालत में हसीना और अन्य के खिलाफ मामला दायर किया था। इसमें कहा गया है कि सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट ने पुलिस जांच ब्यूरो को तफ्तीश के बाद एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। तो वहीं आपको बता दें इजराइल हिजबुल्लाह में युद्ध की बड़ी आशंका, अमेरिका ने मध्य पूर्व में तैनात किया एक और एयरक्राफ्ट कैरियर। दोस्तों अमेरिका ने लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ती हिंसा को देखते हुए मध्य पूर्व में और अधिक सैनिकों को भेजने का ऐलान किया है। आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही इजरायली सेना लेबनान पर आक्रमण का ऐलान कर सकती है। पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट राइटर ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि कितने अतिरिक्त सैनिकों को भेजा जाएगा या उन्हें क्या क्या काम सौंपा जाएगा अमेरिका के पास इस वक्त में वर्तमान में, और इस क्षेत्र में लगभग 40,000 सैनिक है। जी हाँ, तो वहीं सोमवार को अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ट्रूमैन 2 विध्वंसक और 1 क्रूजर वर्जीनिया के नॉरफॉक नेवल बेस के मध्य पूर्व के लिए रवाना हुए। जी हाँ, वहीं बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी की बधाई पर दिशा नाइके का जवाब, कहा क्षेत्र के लिए आपके विचारों से हूँ सहमत। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिशा नाइके को एक्स के माध्यम से बधाई दी। इस पर दिशा नाइके की तरफ से सोमवार को कहा गया है कि वो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से सहमत है। दिशा नाइके ने प्रधानमंत्री मोदी के बधाई संदेश पर लिखा कि पीएम मोदी, मैं आपके प्यारे शब्दों और समर्थन के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे मित्रों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए आपके विचारों से सहमत हूं। दिशा नाइके ने कहा कि हम मिलकर अपने लोगों को पूरा क्षेत्र का लाभ और शांति के लिए सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर सकते हैं। दोस्तों वहीं बता दें इतना ही नहीं, राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी श्रीलंका के इस नए राष्ट्रपति दिशा नाइके को बधाई दी है और यहाँ तक कि बीआरआई परियोजना में भी निवेश का वादा कर दिया है। दोस्तों चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने सोमवार को श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिशा नाइके को बधाई दी। जिनपिंग ने दिशा नाइके के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाओं में निवेश का वादा किया। शी ने कहा कि वो चीन श्रीलंका संबंधों के विकास को महत्व देते हैं, साथ ही पारंपरिक मित्रता को आगे बढ़ाने और राजनीतिक आपसी विश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीलंका के नेता के साथ काम करने के लिए तैयार है। वहीं बता दें पाकिस्तानी सेना का चमचा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक आईएसआई का नया प्रमुख हुआ नियुक्त। दोस्तों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को नया चीफ मिल गया है। बता दें पाकिस्तानी सेना का चमचा कहे जाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का नया महानिदेशक संयुक्त किया गया है। सरकारी टेलीविजन ने सोमवार को यह घोषणा की है। लेफ्टिनेंट जनरल मलिक वर्तमान में रावलपिंडी स्थित सैन्य मुख्यालय में एक सहायक जनरल के रूप में कार्यरत है। वो 30 सितंबर को अपना नया कार्यभार संभालेंगे और मौजूदा महानिदेशक यानी डीजी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की जगह लेंगे। दोस्तों आईएसआई प्रमुख की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, लेकिन परंपरा के अनुसार वो सेना प्रमुख के परामर्श से इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। आईएसआई प्रमुख का पद पाकिस्तानी सेना के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक माना जाता है, जिसने देश के 77 से अधिक वर्षों के अस्तित्व में आधे से अधिक समय तक शासन किया है तथा सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों में अब तक काफी शक्ति तक का प्रयोग किया है। दोस्तों अब ऐसे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को नया चीफ मिलने पर आपकी जो भी राय हो अवश्य बताइएगा। अब देखना ये होगा इसके प्रभाव भारत को लेकर क्या रहने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों पाकिस्तान में 12 देशों के राजदूतों को ले जा रही बस पर बड़ा आतंकी हमला, पुलिस सेना तैनाती के बावजूद काफिले में बम धमाका। दरअसल पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं, जब 12 देशों के राजदूत एक बस के जरिए इस्लामाबाद जा रहे थे और उनके काफिले के पास एक बम धमाका हुआ। ये घटना खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले में मालमा जब्बा रोड पर हुई। धमाके के समय राजदूतों के काफिले के आगे और पीछे भारी पुलिस और सेना तैनात थी, फिर भी ये सुरक्षा चूक हुई। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस काफिले में इंडोनेशिया, पुर्तगाल, कजाकिस्तान, बोस्निया और हर्जेगोविना, जिम्बाब्वे, रवांडा, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, ईरान, रशिया और ताजिकिस्तान के राजदूत शामिल थे। जब काफिला मिंगोरा शहर से होटल
की ओर जा रहा था तब ये धमाका हुआ। धमाका एक रिमोट से सक्रिय किए जाने जैसे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी द्वारा किया गया था। दोस्तों वहीं बता दें भारत का आरसीईपी में शामिल होने से इनकार, कहा चीन के साथ व्यापारिक समझौता हित में ही नहीं। जी हाँ, भारत ने दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसीईपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता देश के हित में नहीं है, खासकर चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते में शामिल होना। आरसीईपी समझौते पर 2020 में हस्ताक्षर हुए थे जिसमें 15 एशिया प्रशांत देश शामिल हैं और ये 2022 में प्रभावी हुआ है। इस समझौते के तहत ये देश दुनिया की 30% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि भारत ने 2019 में इस समझौते से हटने का निर्णय लिया क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दे अनसुलझे रह गए थे जो भारत के लिए हितकारी नहीं थे। ये समझौता भारतीय किसानों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमईज के हितों को पूरा नहीं करता है। तो वहीं आपको बता दें पूर्व ईरानी राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर में भी था लेबनान वाला क्या पेजर। सांसद के सवाल पर तेहरान में मच गई टेंशन। दोस्तों क्या ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हत्या का लेबनान के पेजर धमाकों से कोई कनेक्शन है? ये सवाल आज ईरान तुरान से लेकर पूरे मिडल ईस्ट में गूंज रहा है। तो वहीं ईरान में तो इस एंगल को लेकर बवाल ही मच गया है। ईरानी सांसद अहमद बख्श येश अर्देस्तानी ने दावा किया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक पेजर पूर्व ईरानी राष्ट्रपति रईसी के पास था। गौरतलब है कि इसी साल मई के महीने में पूर्व ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर में धमाका हुआ था जिससे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उनकी मौत में पेजर का एंगल ढूंढकर सांसद ने सनसनी फैला दी है। दोस्तों वहीं आपको बता दें जहरीला जाकिर नाइक अब पाकिस्तान को देगा कट्टरपंथ का नया ज्ञान। हाफिज सईद और मसूद अजहर का क्या होगा? दोस्तों कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत के दो दुश्मनों में दोस्ती हो गई है। ये दोनों दुश्मन है पाकिस्तान और दूसरा भड़काऊ भाषण देने वाला कट्टरपंथी धर्मगुरु जाकिर नाइक। पाकिस्तान अब जाकिर नाइक को राजकीय मेहमान बनाकर बुला रहा है। भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तान में लोगों को न सिर्फ भारत के खिलाफ भड़काएगा बल्कि पाकिस्तानियों को कट्टरपंथ का नया ज्ञान भी देगा। जाकिर नाइक के पाकिस्तान आने से आतंकियों का आका हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है क्योंकि पाकिस्तान में आतंक का नया आका जाकिर नाइक बन सकता है। पाकिस्तान में आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर की कुर्सी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आतंकियों का आका बने रहने को चुनौती मिल रही है। ये चुनौती देने वाला कोई और नहीं बल्कि भड़काऊ भाषण देने वाला जाकिर नाइक है। दोस्तों असल में इस्लाम के प्रचार के नाम पर अपने भाषणों से नफरत फैलाने वाला भगोड़ा जाकिर नाइक अब पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान की सरकार उसे स्टेट गेस्ट के तौर पर अपने मुल्क बुला रही है। दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है, आपको बता देते नहीं। पाकिस्तानी यूट्यूबर से एक बार जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे भारत से डर लगता है, वहाँ गया तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, इसीलिए भारत जाना आसान है लेकिन वहाँ से लौटना बड़ा मुश्किल है। वहीं बता दें ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया, राष्ट्रपति चुनाव पर दे दिया सबसे बड़ा बयान। रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स समर्थक नाचने लगे। दोस्तों पिछली बार 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों ने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। संसद को बंधक बना दिया गया। सुपर पावर और सबसे पुराने लोकतंत्र की ऐसी इंटरनेशनल क्रिकेट पहले कभी नहीं हुई थी। ट्रंप ने इस बार लगातार तीसरी बार चुनावी रेस में इस बार भी अगर हार गए तो आगे क्या करेंगे, इस मुश्किल सवाल का आसान जवाब देते हुए ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। अपने पॉलिटिकल करियर यानी सियासी फ्यूचर को लेकर साहसिक भविष्यवाणी में ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में हरा दिया तो दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्शन की रेस में शामिल नहीं होंगे। कुछ मिलाकर उन्होंने संकेत दिया है कि अगर हार गए तो राजनीति छोड़ देंगे। तो वहीं बता दें भारतीयों के लिए क्यों मुश्किल होगा कनाडा जाना। जस्टिन ट्रूडो ने वर्क परमिट में कर दिया ऐसा बदलाव दोस्तों जिसने वाकई भारत को टेंशन दे दिया है। दरअसल कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश में अंतर्राष्ट्रीय वर्क परमिट में भारी कमी करने की घोषणा की है। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने देश में अप्रवासी श्रमिकों की संख्या को कम करने के इरादे की वजह ये फैसला लिया है। गुरुवार 19 सितंबर को एक्स पर एक पोस्ट में ट्रूडो ने बताया कि 2 सालों में कनाडा अंतर्राष्ट्रीय छात्र परमिट की संख्या में 45% की कटौती करने जा रहा है। इस साल 35% की कमी की जाएगी जबकि अगले साल इसमें से 10% की और कमी कर दी जाएगी। बड़े अप्रवासी समुदाय के रूप में भारतीयों पर इसका मुख्य रूप से असर होगा। ट्रूडो ने कहा कि हम कम वेतन वाले और अस्थायी विदेशी श्रमिकों की संख्या कम कर रहे हैं और उनकी कार्य अवधि को छोटा कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें चुनाव से पहले शिंदे सरकार का ट्रंप कार्ड ब्राह्मण क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का ऐलान, बजट भी आवंटित। दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से इन पहले राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा दांव चला है। शिंदे कैबिनेट ने कल राज्य में ब्राह्मण और राजपूत जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए 2 अलग-अलग निगमों के गठन का फैसला किया है। ब्राह्मण जातियों के लिए परशुराम आर्थिक विकास निगम और राजपूत समुदाय के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास निगम का गठन करने का फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने दोनों कल्याण बोर्डों के
लिए 50-50 करोड़ रुपए का आवंटन भी कर दिया है। महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय इस कल्याण बोर्ड की स्थापना के लिए कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहा था। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में आरक्षण की मांग को लेकर कई समुदाय आक्रामक हो गए हैं। इसी के मद्देनजर शिंदे सरकार ने ये फैसला लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में आज 24 अहम फैसले लिए गए। वहीं बता दें केजरीवाल ने भाजपा पर उन्हें एनडीए में शामिल करने की कोशिश का लगा दिया आरोप। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला तेज करते हुए आरोप लगाया कि वे जेल में उन्हें तोड़कर राजग में शामिल करवाना चाहते थे। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले सिरसा जिले के डबवाली में एक रोड शो के दौरान केजरीवाल ने कहा वे नहीं जानते कि मैं हरियाणा से हूं, आप किसी को भी तोड़ सकते हैं लेकिन हरियाणवी को नहीं। आप प्रमुख ने कहा कि भाजपा उनकी ईमानदारी से डरी हुई है। आरोप लगाया है कि पार्टी ने उनके छवि खराब करने के लिए उन्हें फर्जी मामले में जेल में डाल दिया है। केजरीवाल ने डबवाली विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप सिंह के समर्थन में आयोजित रोड शो में ये बात कही कि वे मुझे तोड़ना चाहते हैं और उन्होंने मुझे बार बार भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने को कहा। मैं नहीं टूटा और जेल से बाहर आने के बाद आज आपके सामने खड़ा हूं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा ने उन्हें तोड़ने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए हैं। यानी कि दोस्तों, बाहर आते ही बीजेपी पर आरोप लगाने लगे केजरीवाल। तो वहीं बता दें सीएम योगी जी का सबसे बड़ा बयान, कहा हम बटे तो थे, कटे भी थे, लेकिन 500 साल तक अयोध्या में इंतजार करना पड़ा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सोमवार को एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि हम बटे थे तो कटे थे, इसीलिए 500 वर्ष तक अयोध्या यानी राम मंदिर निर्माण में इंतजार करना पड़ा। योगी ने प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि जाति का नंगा खेल खेलने वाले लोग माफियाओं व दुर्धर्ष अपराधियों और दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे। यहाँ जारी आधिकारिक बयान के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मिर्जापुर जिले के गोपालपुर विकासखंड पहाड़ी में 765 करोड़ की 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा, अब अयोध्या धाम भी जगमगा रहा है। भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों हुई है कि हमें अयोध्या में 500 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें राहुल गांधी 26 सितंबर यानी परसों को हरियाणा के दौरे पर जाएंगे, जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव में बृहस्पतिवार को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे और करनाल तथा हिसार जिलों में 2 रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी ने इसकी जानकारी दी। पार्टी की राज्य इकाई के अनुसार गांधी करनाल के असमध में एक रैली को संबोधित करेंगे, जहां से शमशेर सिंह गोगी दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। गांधी बृहस्पतिवार को हिसार जिले के बरवाला में एक अन्य रैली को संबोधित करेंगे, जहां से पार्टी ने पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला को मैदान में उतारा है। वहीं बता दें अब मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के लड्डुओं की भी शुद्धता पर उठ गए सवाल। क्या है विवाद? बता दें आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित बालाजी मंदिर में लड्डुओं में पशु चर्बी मिलाने के खुलासे और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के विवाद के बाद अब मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर के लड्डुओं की शुद्धता पर भी सवाल उठने लगे हैं। सिद्धि विनायक मंदिर के प्रसाद में चूहों के बच्चे मिले हैं। इसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि प्रसाद साफ सुथरे स्थल पर बनाकर नहीं रखे जा रहे हैं और वो अशुद्ध हैं। ये आरोप एक वीडियो के आधार पर लगाए जा रहे हैं, जिसमें सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं को बांटे जाने वाले महाप्रसाद लड्डू के पैकेट में चूहे के बच्चे मिले हैं। दोस्तों, वहीं बता दें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम ब्राह्मण का एनकाउंटर कानपुर में सपा नेता माता प्रसाद पांडे का ये कहते हुए सबसे बड़ा हमला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इरफान सोलंकी के परिवार और उनके साथ जेल में भी ज्यादती की जा रही है। उन्होंने इरफान के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही उन्होंने यूपी में होने वाले एनकाउंटर को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मुस्लिम और यादव जातियां बहुत खटक रही हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन अखबारों में आंकड़े आते हैं, उसके हिसाब से सर्वाधिक एनकाउंटर मुस्लिम ब्राह्मण और फिर अन्य जातियों के हुए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक एनकाउंटर मुस्लिम ब्राह्मणों के हुए हैं। ये एनकाउंटर एक तरह से फर्जी एनकाउंटर है। उन्होंने एनकाउंटर के जरिए योगी सरकार की नीति पर भी करारा हमला बोला। वहीं बता दें जियो के इस प्लान से मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर को हिला डाला। दोस्तों, 895 रुपए में 336 दिन की वैलिडिटी। दोस्तों, रिलायंस जियो भारत की जानी मानी टेलीकॉम कंपनी है, जिसने देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इसके मालिक एशिया के सबसे अमीर आदमी और बिजनेसमैन है। जियो के लॉन्च के बाद से कई लोग इंटरनेट यूज करने लगे हैं। साथ ही जियो ने देश के कोने कोने में इंटरनेट पहुंचा दिया है। दोस्तों, आज हम आपको जियो के ऐसे प्लान के बारे में बता रहे हैं जिससे मुकेश अंबानी से पूरे टेलीकॉम सेक्टर को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें जियो के पोर्टफोलियो में आपको अलग अलग प्राइस रेंज में कई रिचार्ज प्लान मिल जाएंगे, जो अलग अलग बेनिफिट्स के साथ आते हैं। यूजर्स अपनी सहूलियत और जरूरत के हिसाब से अपने लिए बेस्ट प्लान चुन सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जियो के प्लान की, जो उसकी कीमत 895 रुपए है। ये प्लान 336 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, यानी कि
आपको 336 यानी लगभग 1 साल दिनों की सर्विस मिलती है। ये प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है दोस्तों, लेकिन गौर करने वाली बात और नोट करने वाली बात ये है कि ये प्लान सिर्फ और सिर्फ जियो फोन यूजर्स के लिए दोस्तों, जो लोग जियो का फोन चलाते हैं उनके लिए ये प्लान है, जो एक बेहतरीन प्लान है आप सभी के लिए। अगर आप चाहे तो फोन को परचेज करके इस प्लान का लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।